3 साल पहले कनाडा के अंदर एक मर्डर होता है, कुछ गोलियाँ चलती हैं, लेकिन इन गोलियों की आवाज़ सिर्फ कनाडा तक नहीं रहती, बल्कि हिला कर रख देती हैं इंडिया और कनाडा के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। एक गुरुद्वारे के सामने दो मास्क गनमैन आते हैं, क्लोज रेंज पर फायरिंग कर देते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की वो जान ले लेते हैं। एक तरफ इंडिया कहता है ये सारे एलिगेशन झूठे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैनेडियन पार्लियामेंट में पीएम जस्टिन एक स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के अगेंस्ट। उनके पास एक्टिव क्रेडिबल एविडेंस है लिंकिंग द इंडियन गवर्नमेंट विद निज्जर्स मर्डर। ये वैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी। और इन बीते 3 सालों में दोनों देशों के रिलेशन लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सिर्फ कुछ घंटों पहले एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। आखिर क्या था उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, और ये सब लॉरेंस बिश्नोई से क्यों जोड़ा जा रहा है, और इसी के साथ क्या अब तक 3 साल तक हमसे सिर्फ आधी अधूरी बात बताई गई। आखिर हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन हिस्ट्री के सबसे बुरे दौर में पहुंच गए। और आखिर ये ऑपरेशन हर्टबॉल क्या है? इस ऑपरेशन ने ऐसा क्या एक्सपोज करा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। और आखिर जेल में रहकर भी लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे, अपना सिंडिकेट कैसे रन कर रहा था? इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कंटिन्यूअसली अपने काम को अंजाम देता रहा है। और अगर कनाडा वाले केस में डिस्कशन धीरे धीरे बदल रहा था, चीज़ें सुधर रही थी, तो फिर ये पनूना केस क्या है, और विकास यादव को इन सबसे क्यों जोड़ा जा रहा है, और कौन है ये विकास यादव? इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद आज भी बहुत से बड़े सवाल रह जाते हैं, और क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका अपराधी घोषित कर देगा? अब यहाँ से शुरू होती है हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की कहानी, और किस तरह इस मर्डर ने दोनों देशों के रिलेशंस को बिगाड़ के रख दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2023 के अंदर। बात है 18 सितंबर 2023 की, शहर है सरी, कनाडा। गुरुद्वारे के बाहर मास्क पहने दो लोग आते हैं और बहुत ही क्लोज रेंज से फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो जाती है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के लिए हरदीप सिंह निज्जर कोई आम आदमी नहीं था। इंडिया इसे पहले ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुकी थी, और बहुत से लोगों का यहाँ पे ये भी मानना था कि कोई बात नहीं, एक टेररिस्ट मारा गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। कनाडा के लिए ये एक उनका सिटीज़न था, और किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर उसकी ज़मीन पर उसके सिटीज़न को मार दिया जाता है तो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पार्लियामेंट के अंदर पीएम जस्टिन एक स्टेटमेंट देते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि कैनेडियन एजेंसीज़ के पास पक्के प्रूफ हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि इस असैसिनेशन के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है किस चीज़ का, एक मर्डर का, और इसके बाद चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं रही। दोनों देशों के बीच बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, चाहे वो डिप्लोमेट्स को निकालने की बात हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड हो। इस बात के बाद में स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में आ गए थे। नेचुरली इंडिया ने ये सारे एलिगेशन मानने से मना कर दिया और इन्हें कंप्लीटली बेसलेस बताया। 3 साल तक इंडिया और कनाडा के रिलेशन हर दिन खराब होते चले गए। मीडिया में भी इस चीज़ को काफ़ी दिखाया गया। और एक पल ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्यूट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन उसी के बाद कुछ घंटों पहले ही इन्वेस्टिगेशन ने पूरी कहानी पलट के रख दी। आखिर क्या था उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और यहीं पे एंट्री होती है अमेरिका और ऑपरेशन हार्डबॉल की। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से अमेरिका इस पूरी कहानी के बीच में कहाँ से आ गया, और ऑपरेशन हार्डबॉल ने ऐसा क्या एक्सपोज कर दिया जिसके बाद पूरी दुनिया दोबारा से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में बात करने लगी। यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब इसमें नाम आ जाता है लॉरेंस बिश्नोई का। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एक ऑपरेशन से जुड़े 3 एलिगेशन पब्लिक करे, जिसके अंदर जिक्र आता है ऑपरेशन हार्डबॉल का। आखिर ये ऑपरेशन हार्डबॉल था क्या? ये एक इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए अमेरिका के द्वारा शुरू शुरू करा गया सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और इसमें केवल अमेरिका नहीं, अमेरिका से अलग और भी काफी सारे नेशन इसके अंदर इन्वॉल्व थे। साथ में इसमें एफबीआई का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट। मकसद एक ही था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तोड़ना। इन्वेस्टिगेशन के बाद एजेंसी ने बताया है कि अमेरिका और कनाडा से और साथ ही यूरोप से काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है,
चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो सारे कनेक्टेड थे इसी एक सिंडिकेट से। लेकिन इस ऑपरेशन का ध्यान अगर सबसे ज़्यादा किसी नाम के ऊपर जाता है तो वो था लॉरेंस बिश्नोई। जो अभी मैंने आपको बताया था कि 3 एलिगेशन लगाए गए थे, उनमें से पहला ये था कि इंडिया के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और कनाडा और अमेरिका जैसी जगहों पे सर्कुलेट कर रहा है अपने सिंडिकेट को। तो पहला एलिगेशन इससे रिलेटेड ही था और इसको नाम दिया गया था लॉरेंस एंटरप्राइज। इसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा जैसे और भी कई सारे अन्य लोगों के नाम इसके अंदर शामिल थे और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे एक्सटॉर्शन के, किडनैपिंग के, रैंसम कॉल के एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़। और साथ ही आरोप लगे थे निज्जर मर्डर से रिलेटेड। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का एलिगेशन था कि लॉरेंस बिश्नोई ने इंडिया के अंदर बैठ के ऑपरेट करा और उसकी मदद करी थी नॉर्थ अमेरिका में बैठे गोल्डी बरार ने। गोल्डी बरार पहले भी एफबीआई के रडार पर रह चुका था। और इस सब के बाद यहाँ पे एक और नाम सामने आता है जो था जग्गू भगवानपुरिया। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा एलिगेशन एक राइवल ग्रुप के ऊपर लगाया जाता है। इस ग्रुप के ऊपर भी सेम चार्जेस थे, सेम एलिगेशन थे और इवन इस ग्रुप के अंदर कुछ पुलिस वालों का भी इन्वॉल्वमेंट बताया गया था। और तीसरा एलिगेशन इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़ा था। अब अगर तुम इन तीनों मामलों को एक साथ देखोगे तो एजेंसीज का कहना था कि सिर्फ एक लोकल गैंग का मामला नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्ट्रक्चर था जिसपे अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग कंट्रीज में एक्टिव रहे हैं और इसी वजह से ऑपरेशन हार्डबॉल को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क इन्वेस्टिगेट हुआ तो कनाडा ने जो 3 साल पहले एलिगेशन लगाए थे उनका क्या हुआ? उन एलिगेशन को सपोर्ट करने वाला एविडेंस मिला? इस पॉइंट पर एक और हिस्सा कहानी का शुरू होता है। अब तक हमने दो चीज़ें समझ ली। पहली, हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशन 3 साल तक लगातार खराब होते रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका की ऑपरेशन हार्डबॉल ने लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को लेकर कई नई एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन सामने करी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कनाडा ने अपने स्टैंड बदल दिए? इस सवाल की वजह भी थी क्योंकि ऑपरेशन हार्डबॉल की अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों बाद कनाडा की पुलिस आरसीएमपी के डिप्यूटी कमिश्नर मीडिया के सामने आते हैं और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं। उनका कहना था कि अब तक इन्वेस्टिगेशन में उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर से जोड़ता हो। यहाँ एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट में अब तक और डायरेक्ट एविडेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करा गया। इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन और निज्जर मर्डर इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग देखा जा रहा है। यानी ऑपरेशन हर्टबॉल एक ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन थी, जबकि निज्जर मर्डर इन्वेस्टिगेशन अपनी अलग लेवल प्रोसेस में चल रहा था। आरसीएमपी ने यह भी कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंडिया की एजेंसीज ने कॉर्पोरेशन दिया। यानी इन्वेस्टिगेशन के कुछ हिस्सों में कोऑर्डिनेशन हुआ, लेकिन इसी के साथ ये भी क्लियर हुआ कि निज्जर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अलग है और उसमें अगर फ्यूचर में कोई नई इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो उसका असेसमेंट उसके हिसाब से किया जाएगा। यहाँ से डिबेट शुरू हो गई। एक तरफ कुछ लोगों ने कहा कि कनाडा ने अपने पहले वाले एलिगेशन से पीछे हटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि इस स्टेटमेंट को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली बंद नहीं हुई थी। और यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड याद रखना ज़रूरी है। अक्टूबर 2024 कैनेडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ सीरियस पब्लिक एलिगेशन किए गए थे। उस वक्त कहा गया था कि उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कुछ वायलेंट इंसिडेंट, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद कर रही है। अब जब नया स्टेटमेंट आया तो नेचुरली सवाल उठने लगे, क्या ये पहले वाले एलिगेशन से अलग पोजीशन है या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एक करंट स्टेज का अपडेट? इसी वजह से क्लीन चिट शब्द भी डिस्कशन का हिस्सा बन गया। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो स्टेटमेंट का फोकस इतना था कि इस स्टेज पर डायरेक्ट एविडेंस स्टैब्लिश नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कंट्रोवर्सी एक दिन में खत्म हो गई और ना ही इसका मतलब ये है कि हर पहले वाला सवाल ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। इसीलिए हेडलाइंस देखकर कंक्लूजन निकालना आसान होता है, लेकिन जब पूरा स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है तो पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर समझ आती है। और इसी पॉइंट पर एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन कैसे चला रहा था? और सबसे हैरानी की बात, जेल के अंदर बैठ के। आखिर जेल के अंदर रहकर लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना? और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसका एक्चुअली सिंडिकेट वर्क कैसे कर रहा था जेल के अंदर बैठ। अब तक हमने समझा ऑपरेशन हर्टबॉल में एजेंसीज ने लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को लेकर कई एलिगेशन और फाइंडिंग पब्लिक की हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस इंसान के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो कई साल से जेल के अंदर बैठा है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई इंसान जेल में है तो फिर उसका नेटवर्क अलग अलग कंट्रीज में कैसे ऑपरेट हो सकता है? इस पर यूएस प्रोसिक्यूटर का एलिगेशन है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क को डायरेक्शन दी। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स, एनक्रिप्टेड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसी के ज़रिए अलग-अलग लोगों से कॉन्टैक्ट मेंटेन किया गया और नेटवर्क कोऑर्डिनेशन
कंटिन्यू रहा। अब अगर ये एलिगेशन सही साबित होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जेल की बड़ी-बड़ी दीवारें नेटवर्क को ऑपरेट होने से नहीं रोक सकती और इसी वजह से एजेंसीज़ का फोकस सिर्फ एक क्राइम पर नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पर था। इन्वेस्टिगेशन में गोल्डी बरार का भी नाम सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई को इंडिया से ऑपरेट करने वाला सेंट्रल फिगर बताया गया, जबकि गोल्डी बरार पर नॉर्थ अमेरिका में नेटवर्क को कोऑर्डिनेट करने का आरोप लगाया और रोहित गोदारा पर यूरोप में। यानी इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक नेटवर्क सिर्फ एक सिटी या एक कंट्री के अंदर नहीं था बल्कि अलग-अलग नेशंस के अंदर था। इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी एलिगेशन है कि गैंग की फंडिंग के मल्टीपल सोर्सेस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इलीगल सब्सटेंस ट्रैफिकिंग और दूसरी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाता था और कुछ केसेस में बहुत बड़ी रैंसम डिमांड्स भी रखी गई। इसी बीच बिश्नोई की पब्लिक इमेज का भी जिक्र इन्वेस्टिगेशन में मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मीडिया इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया के जरिए एक पर्टिकुलर इमेज प्रोजेक्ट करता रहा है। यूएस इन्वेस्टिगेटर्स का एलिगेशन है कि इस इमेज का इस्तेमाल नए लोगों को नेटवर्क की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी किया गया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये नेटवर्क सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि 100 से भी ज़्यादा एसोसिएट का जिक्र इसके अंदर किया गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कनाडा ने भी सितंबर 2025 में बिश्नोई ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट एंटिटी बताया। अब नेचुरली जब इतना बड़ा नेटवर्क इन्वेस्टिगेटर्स के सामने आता है तो एक और सवाल उठता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को फ्यूचर में अमेरिका अपराधी घोषित कर सकता है? ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस एजेंसी ने इस नेटवर्क से जुड़े कई लीगल एक्शन शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा डिस्कशन में आ गया है। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि निज्जर केस के पैरेलल एक और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में नाम आता है पनूना केस का। ये वही केस है जिसका ज़िक्र इंडिया, अमेरिका और इंटेलिजेंस एजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बार-बार होता रहा है और इसी केस ने पूरी कंट्रोवर्सी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब तक की कहानी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के अराउंड थी, लेकिन अब एक दूसरा केस सामने आता है जिसका निज्जर केस से डायरेक्ट रिलेशन ना होते हुए भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना गया। आखिर पनूना केस क्या था और इसमें विकास यादव का नाम कैसे आया? और अगर कनाडा वाले केस में डिस्कशन धीरे-धीरे बदल रहा था, तो फिर पनूना केस ने इंडिया के लिए नई टेंशन क्यों खड़ी कर दी? और विकास यादव कंट्रोवर्सी क्या थी? चलिए इसे समझते हैं। पनूना केस डायरेक्टली हरदीप सिंह निज्जर मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसने इंडिया के लिए एक अलग चैलेंज ज़रूर क्रिएट कर दिया। अब गुरपतवंत सिंह पन्नूना एक यूएस सिटीजन और साथ ही खालिस्तानी मूवमेंट से लिंक्ड है। वो कई सालों से अलग खालिस्तान की डिमांड उठाते रहे हैं। इसी बैकग्राउंड में अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन में एक असैसिनेशन प्लॉट का जिक्र सामने आता है। यूएस प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस केस में इंडिया के निखिल गुप्ता का नाम सामने आया। इन्वेस्टिगेशन का एलिगेशन था कि निखिल गुप्ता ने एक कॉन्टैक्ट किलर हायर करने की कोशिश की, लेकिन यहीं पर पूरी कहानी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। जिस इंसान को कॉन्ट्रैक्ट किलर समझा जा रहा था, वो असल में अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए का कॉन्फिडेंशियल सोर्स निकला और इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पूरी ऑपरेशन को एजेंसी मॉनिटर कर रही थी और इसी के बाद एजेंसी ने एविडेंस और जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सबमिट करी कोर्ट के अंदर। इसी इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम सामने आता है विकास यादव का। यूएस एलिगेशन में उन्हें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से लिंक्ड ऑफिशियल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और उनके रो से भी कनेक्टेड होने का आरोप लगाया। ये एजेंसीज का एलिगेशन था, फाइनल जुडिशियल फाइंडिंग नहीं, लेकिन इसीलिए इस पॉइंट को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ये भी एलिगेशन था कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता को निज्जर मर्डर का वीडियो और अपनी फ़ोटो भेजी थी। यूएस एजेंसीज़ ने इन कम्युनिकेशंस को भी अपने केस का हिस्सा बताया। बाद में ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी सबमिट किए गए। अब नेचुरली जब इतने सीरियस एलिगेशन सामने आए तो इंडिया का रिस्पॉन्स भी आया। इंडिया ने कहा कि अगर किसी इंडिविजुअल ऑफिसर ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर कुछ किया, तो वो एक डिसऑनेस्ट ऑफिसर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास यादव को गवर्नमेंट सर्विस से हटा दिया गया और उनके खिलाफ इंडिया में भी लीगल एक्शन सामने आया। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, निज्जर केस और पन्नूना केस दोनों का अक्सर एक साथ डिस्कशन किया जाता है, लेकिन लीगली दोनों इन्वेस्टिगेशन अलग-अलग है। एक कनाडा में चल रही इन्वेस्टिगेशन है और एक अमेरिका में चल रही इन्वेस्टिगेशन। इसी वजह से कनाडा वाले इशू के साथ-साथ अमेरिका में चल रहे पन्नूना केस इंडिया के लिए एक अलग डिप्लोमेटिक चैलेंज बना हुआ था। और इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि कनाडा की डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारे इंटरनेशनल क्वेश्चन खत्म हो गए। अब भी कई इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस अपने स्टेज पर चल रही हैं। अब तक हमने समझा निज्जर असैसिनेशन, ऑपरेशन हार्डबॉल, लॉरेंस बिश्नोई का इसके अंदर कनेक्शन, परोना केस और विकास यादव कंट्रोवर्सी। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ ऐसे सवाल बचते हैं जिनके जवाब आज भी ऑफिशियली क्लियर नहीं है। और वही सवाल इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका अपराधी घोषित करेगा? सबसे पहला सवाल, कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने पहले भी ये एलिगेशन लगाया था कि कैनेडियन सॉइल पर खालिस्तानी टारगेट की मॉनिटरिंग की गई और इंटेलिजेंस शेयर हुई। बाद में ऑपरेशन हार्डबॉल में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को लेकर कई एलिगेशन सामने आए। लेकिन पब्लिक डोमेन में आज भी ये डिबेट चलती है कि इन्वेस्टिगेशन के अलग-अलग हिस्सों को एक्सप्लेन किया जाए और कोई कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। इसी वजह से कई ऑब्जर्वर कहते हैं कि इस सवाल का फाइनल जवाब अभी सामने नहीं आया।
दूसरा सवाल, अगर एजेंसी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क इतना बड़ा है, तो फिर सालों तक ये नेटवर्क ऑपरेट कैसे हो रहा था, वो भी जेल के अंदर बैठ के? उसे रोकने में सिस्टम फेल क्यों रहा? ये भी एक पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। तीसरा सवाल, पनूना केस में जो एलिगेशन अमेरिका की तरफ से लगाए गए, उनका लॉन्ग टर्म डिप्लोमैटिक इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया ने अपना ऑफिशियल स्टैंड रखा है, लेकिन अमेरिका अपनी लीगल प्रोसीडिंग चला रहा है और इन्वेस्टिगेशन अपनी जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रही है। इसलिए इशू का फाइनल लीगल आउटकम अभी भी फ्यूचर डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। चौथा सवाल, क्या इंडिया, कनाडा और अमेरिका के रिलेशन अब नॉर्मल हो जाएँगे? कनाडा के साथ कुछ पॉजिटिव डिप्लोमैटिक सिग्नल ज़रूर देखने को मिले हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रस्ट रिबिल्ड होने में थोड़ा वक़्त लगता है और अमेरिका में चल रही लीगल प्रोसीडिंग भी फ्यूचर रिलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। डिप्लोमेसी में एक डेवलपमेंट का मतलब हमेशा पूरी स्टोरी का एंड नहीं होता। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका अपराधी घोषित करेगा? यूएस अथॉरिटीज़ ने उनके खिलाफ कई लीगल एक्शन की बात की है। अगर फ्यूचर में अमेरिका फॉर्मली एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट करता है, तो उस प्रोसेस में इंडिया के डोमेस्टिक लॉज, बायलैटरल एग्रीमेंट और कोर्ट का रोल होगा। ये एक लीगल प्रोसेस होता है। इसका डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर बेस्ड नहीं होता। तो इसीलिए इस सवाल का जवाब भी फ्यूचर डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। अब अगर पूरी स्टोरी को एक लाइन में समझा जाए, तो सिर्फ एक ही मर्डर इन्वेस्टिगेशन की कहानी नहीं थी। एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और लीगल प्रोसेस की भी कहानी थी। पिछले 3 सालों में इस केस ने इंडिया, कनाडा और अमेरिका के रिलेशन को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट किया है और आज भी इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू है। इसीलिए फाइनल पिक्चर को समझने के लिए फ्यूचर डेवलपमेंट को देखना भी उतना ही ज़रूरी होगा, जितना पिछले इवेंट्स को समझना। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।